हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया था नया यूनिट को अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आपने स्टडी कर लिया था अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट को। एंड वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। And we have also studied about the pure resistive circuit and pure inductive circuit। तो उसमें क्या रिजल्ट ऑब्टेन हुए थे हमें? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमें देखने को मिला था फेजर डायग्राम जब हमने रिप्रेजेंट किया है तो उससे क्लैरिफाई हुआ है वहां पे कि वोल्टेज एंड करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में रहते हैं। वोल्टेज एंड करंट ऑलवेज लाइज इन द सेम फेज इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। But in case of, if we talk about the purely inductive circuit, when the alternating voltage applied pure inductor, then we have seen that voltage is leads, then the current, voltage leads by current by the angle of pi by 2। ये हमने लर्न किया था। मतलब वोल्टेज और करंट इसमें सेम फेज में नहीं होते, वोल्टेज लीड करता है पाई बाई 2 एंगल से और करंट क्या करता है, लैग करता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था वहां पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्न किया था। आज हम लर्न करेंगे अभी, जैसे हम लास्ट लेक्चर में इंडक्टर की बात कर रहे थे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे थे, जो लास्ट टॉपिक था। व्हेन द करंट इज अप्लाइड टू द इंडक्टर, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, जिस समय आप अल्टरनेटिंग करंट जैसे अप्लाई करते हो तो अल्टरनेटिंग करंट की जो आपने मैग्नीट्यूड देखा था वो वेरी करता है। पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, नेगेटिव पहुंच जाता है। तो जिस ड्यूरेशन में करंट इंक्रीज हो रहा होता है उस ड्यूरेशन में इंडक्टर, जो इंडक्टिव कॉइल है, उससे लिंक होने वाली जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं वो इंक्रीज होती हैं। और जैसे जैसे ये करंट डिक्रीज होता है उस ड्यूरेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल से लिंक हो रही हैं वो डिक्रीज होने लग जाती है। इट मींस वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना हो रहा है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंक्रीज हो रही है वहां से लिंक होने वाली, तो वो उस समय जो इंडक्टिव कॉइल है वो मैग्नेटाइज्ड हो रही है। क्या हो रही है? मैग्नेटाइज्ड। और उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे से वो इंक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है कॉइल के अंदर वो डिक्रीज होने लगती है। जब करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, पहले इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हुई तो डिक्रीज हो रही है, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, जब जीरो पहुंच जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा, तो जो कॉइल है वो कॉइल कंप्लीटली क्या हो जाएगी? डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां एक डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। देखो, हमने वोल्टेज और करंट तो सीख ही लिया था कि वोल्टेज और करंट किस फेज में होते हैं, ये आपको पता है, कौन लीड करता है कौन लैग करता है। सपोज यहां से हम अगर करंट को प्लॉट कर दें इस तरीके से, ये करंट के लिए प्लॉट कर दिया I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, लाइक दिस वन। तो वोल्टेज को तो लीड कराना है यहां से, तो वोल्टेज लीड करेगा तो यहां से इसकी मैक्सिमम वैल्यू से पास होता चला जाएगा। ऐसे कितना लीड कराओगे इसको? पाई बाई 2 से। इस तरीके से, और ये यहां लाइक दिस वन। क्लियर? दिस रिप्रेजेंट्स करंट I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी एंड इट रिप्रेजेंट V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, अब यहां से हम पावर डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं पावर के लिए। तो पावर के लिए देखो, यहां से आप लाइंस प्लॉट कर लो। पहले आपकी बुक में प्लॉटेड है डायग्राम, आप वहां से प्लॉट कर लेना। ये गैप थोड़ा सेम ही रहना चाहिए, अगर मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाए तो आप उसको वहां सेम कर लेंगे अपने ग्राफ में। मैं पावर डायग्राम प्लॉट कर दे रहा हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये लाइन यहां से, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट से, सबके इंटरसेक्शन पॉइंट से
सेम ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट से ऐसे है। ये पावर डायग्राम है, यहाँ पे P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ फ्लक्स की लाइन प्लॉट करनी है आपको, किसकी? फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। तो फ्लक्स लाइन की अगर हम बात करें यहाँ, तो ये फ्लक्स इस तरीके से, ये तो पावर है, ये वाला पावर डायग्राम है, ये इस तरीके से ये वाला। ये पावर डायग्राम है। ये वाला इधर वाला किसको प्रिंट कर रहा है? वोल्टेज को, और ये किसको? करंट को प्रिंट कर रहा है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को बता रहा है कि कब तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कब फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अभी सिंपल मैंने ये एक फेजर रिप्रेजेंटेशन प्लॉट किया है, जिस तरीके से आपको प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ऑब्टेन हुआ था, ठीक है। अब कॉइल जो है, कॉइल क्या होगी इस समय? मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगी। ये बात कर रहे हैं हम यहां से टाइम इंटरवल 0 to T/4, और ये है T/4 से लेकर के T/2 टाइम इंटरवल के लिए। तो इस ड्यूरेशन में तो क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंक्रीज होंगी ऐसे। थोड़ा दूर बना दिया, आप अच्छे से बनाएंगे इसको, और थोड़ा सी कर देता हूं ये ग्राफ। इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्या बता रही हैं यहाँ पे, क्या इंडिकेट कर रही हैं कि इस समय कॉइल मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉइल मैग्नेटाइज्ड। आपकी बुक के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ मैं केवल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये डायग्राम भी बना लेंगे वहीं से, और ये 4 डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। देखो, अगर हम यहाँ टाइम को डिफाइन करें तो T टाइम हो गया यहाँ तक 0 to T, और ये हो गया T/2, और ये हो गया यहाँ पे T/4, और ये 0। अब करंट की वैल्यू को देखो, 0 से लेकर T/4 के लिए क्या हो रहा है? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू करंट की है, यहाँ तो मैक्सिमम वैल्यू है, यही तो इंक्रीज होगी। तो 0 to T/4 टाइम इंटरवल में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इंक्रीजेस, so magnetic field lines which linked with the coil is also increased, hence coil get magnetized in during the time interval 0 to T/4। तो यहां से लिखेंगे ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to T/4 alternating current, the value of alternating current increases, value of alternating current increases, hence coil get magnetized। कॉइल क्या होगी? मैग्नेटाइज्ड होगी। वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इंक्रीज, सो द मैग्नेटिक, यहां पे ये भी कह सकते थे कि हम hence the magnetic field lines linked with the coil, so the magnetic field lines linked with the coil get, magnetic field lines linked with the coil get increased, hence the coil get magnetized। इस ड्यूरेशन में कॉइल क्या होगी? मैग्नेटाइज्ड होगी। अब
ये 0 to T/4 टाइम इंटरवल के लिए था, 0 to T/4 टाइम इंटरवल, 0 to T/4। अब T/4 से T/2 के लिए देखो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, मैक्सिमम से डिक्रीज हो रही है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T/4 to T/2 value of alternating current get decreases, hence the magnetic field lines linked with the coil get decreased, also decreased, hence the coil get demagnetized during the time interval T/4 to T/2। इस ड्यूरेशन में क्या होगी, कॉइल डीमैग्नेटाइज होगी और यहां पहुंच कर कॉइल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद यहां से बात करेंगे T/2 to T/3 T/4 तक, ये टाइम इंटरवल है T/2 से लेकर के 3 T/4, ये वाला 3 T/4। इन दिस टाइम इंटरवल यहां पे तो डीमैग्नेटाइज हो गई, लेकिन इस ड्यूरेशन क्या हुआ, करंट की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन, जीरो से पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो अब जीरो से फिर इंक्रीज तो हो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, देखो ये वाला जो केस था ये तो ठीक है, 0 to T/4 के लिए हो गया। इसके लिए अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कम दिखाई जाएंगी, क्यों, कॉइल क्या होगी, डीमैग्नेटाइज। जैसे इसमें 3 दिखाई, इसमें 1 दिखा दो आप, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीमैग्नेटाइज हो रही है। अब इसके लिए क्या होगा कि जैसे ही ये साइकिल स्टार्ट होगी करंट की, तो यहाँ इंक्रीज तो हो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। इट मींस जो कॉइल का पहले एंड नॉर्थ पोल बन रहा था वो एंड अब साउथ पोल बन जाएगा, और जो पहले साउथ बन रहा था वो अब नॉर्थ बन जाएगा। इट मींस कॉइल आल्सो गेट मैग्नेटाइज्ड बट विद द अपोजिट पोलैरिटी ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट। जो पहले रिजल्ट ऑब्टेन हुआ था, मैग्नेटाइज हुई थी, उसके ठीक अपोजिट पोलैरिटी के साथ अब ये कॉइल फिर से क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से फिर मैग्नेटाइज होगी यहां तक, फिर यहां से मैक्सिमम ऑब्टेन कर ली, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो फिर ये वाला जो प्रोसेस मैंने बताया था अभी कि इस ड्यूरेशन में फिर से क्या होगी, कॉइल डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगी, कंप्लीट टाइम इंटरवल यहां पर जाकर के वो कंप्लीटली कॉइल क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो अल्टरनेटिंग जो करंट है जब इंडक्टिव कॉइल पर अप्लाई की जाती है तो जो कॉइल है वो अल्टरनेटिवली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहती है। पहले मैग्नेटाइज पीक वैल्यू तो मैग्नेटाइज हो जाएगी, फिर डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगी, कंप्लीट डीमैग्नेटाइज, फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, वो मैग्नेटाइज होती है और डीमैग्नेटाइज होती है। तो इस तरीके से जब अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई की जाती है किसी कॉइल पर तो वो अल्टरनेटिवली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहती है। आप ये वाला फेजर डायग्राम बनाएंगे, पावर डायग्राम बोलते हैं इसको। पावर डायग्राम के साथ ये 4 मैंने बताए जो टाइम ड्यूरेशन 0 to T/4, T/4 से T/2 के लिए, फिर T/2 to 3 T/4, फिर उसके बाद 4th one 3 T/4। सब में यही इतनी सी लैंग्वेज लिखनी है, बस टाइम इंटरवल बदल जाएगा और मैग्नेटाइजेशन हो रहा है या डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो आप वहां पर नोटिफाई करेंगे। क्लियर? तो कॉइल अल्टरनेटिवली क्या होती रहती है, मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है, फिर अपोजिट पोलैरिटी के साथ मैग्नेटाइज होती है और वो भी फिर डीमैग्नेटाइज्ड हो जाती है। क्लियर समझ में आ गया आपको? तो कॉइल क्या होती रहती है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज्ड। आप अपनी बुक की हेल्प से ये वाला डायग्राम प्लॉट करना, पावर डायग्राम प्लॉट करना, फिर कॉइल का बताना 0 to T/4 के लिए पहले मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज एक्सप्लेन करना है, फिर T/4 से T/2 के लिए मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज एक्सप्लेन करना है। 4 डायग्राम बनाएंगे इस तरीके के। यहां से मैंने जैसे बताया टाइम इंटरवल इसके लिए एक T/4 से T/2 2, T/2 to 3 T/4 3, 3 T/4 to T 4 डायग्राम्स बन जाएंगे इसके, ठीक है, जिससे आपको वहां क्लियरफाई होगा कि कॉइल किस तरीके से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही है, ये मैंने जो एक्सप्लेन किया था। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैपेसिटिव सर्किट। किसको स्टडी करेंगे हम, कैपेसिटिव सर्किट को। तो एक ऐसा सर्किट प्लॉट कर लेंगे जिसमें केवल एक कैपेसिटर लगा हो, बाकी कोई अदर एलिमेंट्स न लगे हो। तो जिस तरीके से ये कॉइल हमारी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है, ठीक वैसे ही कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है कैपेसिटर की। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है और इंक्रीज होती है कभी, फिर वो डिक्रीज, तो जिस समय डिक्रीज होगी तो वो डिस्चार्ज होगा, और जैसे कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो कैपेसिटर चार्ज तो होगा लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट।
सर्किट प्लॉट कर लेते हैं यहाँ। ये कोई कैपेसिटर है, इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहां कोई करंट किसी इंस्टेंट पे फ्लो हो रही है आई। तो यहां से हम इसकी पहले थ्योरी नोटिफाई करेंगे, फिर वही काम करना है आपको। पहले आप वोल्टेज की इक्वेशन लिख लेंगे, फिर करंट की इक्वेशन निकालोगे, फिर उसमें नोटिफाई ये करोगे कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, ये क्लियरफाई हो जाएगा। उसके बाद उसका फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे हम। यहां देखिए क्या लिखेंगे, as shown in figure, alternating voltage equal to E0 sin of omega t is applied at the ends of capacitor equal to E0। इसको इक्वेशन फर्स्ट यही डाल देना, इक्वल टू E0, अलग से इक्वेशन बना गया, यहाँ लिख दो इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट। Let at any instant current flowing in the circuit is I। करंट क्या फ्लो हो रही है उसमें, I फ्लो हो रही है। सो फ्रॉम द केवीएल अगर अप्लाई करो तो यहाँ जो वोल्टेज होगी वो इसकी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वोल्टेज निकाले कैसे, तो आपको एक सिंपली 10th क्लास से रिकॉल करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल टू CV। पढ़ा था क्या, Q इक्वल टू CV, where C is the capacitance and V is the voltage across the ends of capacitor। ठीक है, सो यहां से लिखेंगे as we know Q equal to CV। Here V is the voltage across the ends of capacitor। Here V is the voltage across the ends of capacitor। So Q equal to C is the capacitor and V up, because यहाँ वोल्टेज जो वो यहाँ पर वोल्टेज होगी, सो C Q इक्वल टू हो गया यहाँ से CV मीन्स E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये तो वैल्यू है किसकी, चार्ज की, चार्ज जो वैल्यू हुई उसकी है। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट क्या होता है, I इक्वल टू होता है dq ओवर dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो I इक्वल टू d बाई dt, q की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ, C एप्सिलॉन 0 साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर, I इक्वल टू C तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट था, आपको बाहर ले लो, C E0 d बाई डी टी साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो आपको करंट की इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। यहां से I इक्वल टू C E0 साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल होता है cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी इंटू ये आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा को इधर ले आओ तो I इक्वल टू हो गया ओमेगा C 0 cos ऑफ ओमेगा टी। क्लियर,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो I इक्वल टू E0 ओवर 1 ओवर ओमेगा C इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? इसको यहां लेट कर लो, लेट 1 ओवर ओमेगा C इक्वल टू XC विच इज नोन एज द कैपेसिटिव reactance. Capacitive reactance is the resistance offered by the capacitive circuit for the flow of electric current. So capacitive reactance क्या है? Capacitive reactance is the resistance offered by circuit. Capacitive reactance is the resistance offered by the circuit, purely resistive circuit, offered by purely resistive circuit. ओके, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है विच ऑफर्ड बाय प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये आप सब्स्टिट्यूट कर लो तो I इक्वल टू क्या ऑब्टेन हो गया? E0 ओवर XC, वहां कॉस ये है ही तुम्हारे पास, कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको मान लेंगे यहाँ I0 इक्वल टू E0 ओवर XC, लेट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? I इक्वल टू I0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ये दो इक्वेशंस हैं जो आपके पास, ये इक्वेशन फिर ये इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को अभी इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो ये कॉस में है और यहाँ ये साइन में है। तो इसको साइन को आप चेंज कर लो, कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दो। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और ये सेकंड पॉइंट में साइन किसका होगा? प्लस का होगा। तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती थी, तो इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा है, इसको मॉडिफाई करके इसी को हम सेकंड इक्वेशन नाम देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर डाल दे इस इक्वेशन को। अब वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ दीज इक्वेशन, दिस वन इक्वेशन एंड दैट वन इक्वेशन, कंपेयर कर सकते हैं इजीली। तो बताओ कंपेयर करके कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं हम। तो बाय seeing from the equation first and second, you see that here only the phase angle is omega t, but here phase angle is omega t plus pi by 2. It means इसमें एंगल ज्यादा है और यहाँ एंगल कम है। कितने से एंगल ज्यादा है? पाई बाई 2 एंगल से ज्यादा है। It means current leads by an angle pi by 2 with the alternating voltage. करंट क्या कर रहा है? यहाँ लीड कर रहा है किसके साथ में? वोल्टेज के साथ। तो अब इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, हमें यहाँ से क्लैरिफाई हो गया दोनों इक्वेशन से दैट द करंट इज लीड्स कितने एंगल से? करंट लीड्स बाय एन एंगल पाई बाय 2 विद द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ये लाइन हम नोट करेंगे और उसके बाद हम इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। क्लियर? It is clear from equation first and second that current leads by an angle pi by 2 to the alternating voltage in a purely capacitive सर्किट। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है बाय एन एंगल पाई बाई 2। अब आपको फेजर डायग्राम प्लॉट करना है। तो फेजर डायग्राम मैंने आपको रिप्रेजेंट करना बताया था। पहले तो जनरल फॉर्मेट इनका प्लॉट कर लेते हैं, करंट को और वोल्टेज को। तो वोल्टेज को यहां प्लॉट कर लिया,
लाइक दिस वन, ये वोल्टेज को प्रेजेंट कर रहा है। अब करंट को, तो करंट तो लीड कर रही है इसमें, ठीक है ना, तो करंट लीड कर रही थी यहां से इसको π/2 एंगल ऐसे, थोड़ा सा इधर आएगा ये, इस तरीके से। तो ये करंट क्या कर जाएगी इसको, ये लीड कर गई, ये टाइम एक्स ले लो यहाँ, ये ओरिजिन हो गया। पहले देखो वोल्टेज ओमेगा टी एंगल फॉर्म कर रहा था, इक्वेशंस क्या ऑब्टेन हुई थी हमें, इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। करंट की क्या मिल गई थी, I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, क्लियर। तो पहले हम यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्लॉट कर लेते हैं, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्लॉट कर लिया लाइक दिस वन, इतना मैग्नीट्यूड इसका, तो ये V0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है E0 को, सॉरी E0, क्योंकि E0 से रिप्रेजेंटेशन है ना, तो E0 लिखेंगे। और इस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करो, तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए ये यहाँ इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल दिखाओ, थोड़ा कम है तो इसको ठीक कर लेते हैं इस तरीके से, ये V0 और ये वाला एंगल क्या है यहाँ ओमेगा टी, और ये एंगल है π/2 और ये हो गया I0। तो इस तरीके से फेजर डायग्राम है इसका, ये है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, फेजर डायग्राम ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, क्लियर। तो ये हमें यहाँ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में डिस्कस करना था। अब जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि कैपेसिटर के केस में हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, चार्जिंग होती है उसकी और डिस्चार्ज होता है। फिर जब हमारी नेगेटिव साइकिल आती है तब उस ड्यूरेशन में वो नेगेटिव पोलरिटी यानी अपोजिट पोलरिटी के साथ चार्ज हो जाता है। पहले जो प्लेट उसकी पॉजिटिव बनी होगी वो प्लेट जब नेगेटिव करंट साइकिल आती है तो उस ड्यूरेशन में वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो अब देखते लर्न करेंगे हम इसका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। पावर डायग्राम प्लॉट करेंगे जैसे पहले प्लॉट किया था, ठीक वैसे ही, और उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप बुक से चारों केसेस को नोट कर लेंगे। ये तो क्लियरफाई हो गया होगा सारा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं उसको। तो वो पावर डायग्राम को समझ लो पहले आप, बस उससे सारी चीज क्लियर हो जाती है, इसी से एक्सप्लेनेशन है। ये इक्वल बनाना, इक्वल इंटरवल में जब सबका इक्वल सेम होना चाहिए। ये 0 to t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये टाइम हो गया t। अब वोल्टेज इक्वल टू E0 से, यहां से इस तरीके से वोल्टेज। अब करंट तो देखो ऐसे यहां से प्लॉट होगा, क्यों करंट क्या कर रहा है इस केस में, लीड कर रहा है। तो करंट लीड जो कर रहा है वो इस तरीके से जाएगा, यहां से देखो ये करंट, तो ये तो पावर है ये वाली। आप पेंसिल से अच्छे से बनाना, बुक में डायग्राम देखना और प्लॉट हो रहा है इसी तरीके से। ये पावर वाले को इस तरीके से कर देना और यहाँ लिख देंगे ये पावर का है P।
और ये किसका है, E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और ये किसका है, ये करंट का है, तो यहां नोट कर दो साइन, ये रहा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर, ये हो गया। और इसके लिए हमें अब यहाँ चार्ज का और एक डायग्राम प्लॉट करना है, किसका, चार्ज का। तो चार्ज के लिए प्लॉट कर लेते हैं। ये चार्ज Q को बता रहा है कब तक चार्ज हुआ, कब डिस्चार्ज हो गया, और फिर से अपोजिट पोलैरिटी के साथ कब डिस्चार्ज हो, चार्ज होगा ये। तो देखो ये Q क्या है, यहां तक अब मैंने चार्ज का बना तो दिया है डायरेक्टली, मैं उससे बताऊंगा। देखो यहां से यहां तक देख रहे हो कि आप ये यहां तक तो मैक्सिमम चार्ज हुआ, इस ड्यूरेशन में चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, फिर डिस्चार्ज चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, डिस्चार्ज हुआ होगा कैपेसिटर का मतलब ये है। अब इस ड्यूरेशन T/2 ड्यूरेशन से 3T/4 ड्यूरेशन के लिए चार्ज की वैल्यू इंक्रीज तो हो रही है लेकिन नेगेटिव। इट मींस इस ड्यूरेशन में जो कैपेसिटर है वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज होगा, उसकी चार्ज की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो पॉजिटिव प्लेट थी पहले वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जो नेगेटिवली थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, फिर वो वापस से डिस्चार्ज होगा और यहां आकर के कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दो डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं पहले। अब देखो, एक तो ये है, ये वाला, ये कैपेसिटर के लिए है, ये टाइम इंटरवल 0 से लेकर के T/4 के लिए, और ये टाइम इंटरवल T/4 से लेकर के T/2। अब यहां देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की जो साइन है मैंने 4 बनाई है और नेगेटिव भी 4, और यहां लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दो बनाए। वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ चार्ज की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ चार्ज की वैल्यू कम है। इट मींस ये कैपेसिटर के डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कैपेसिटर के चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक के लिए मैं एक टाइम इंटरवल 0 to T/4 के लिए इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं, बुक के अंदर नोटिफाई है, आप वहां से नोटिफाई कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल it is clear from the power diagram during the time interval 0 to T/4, it is clear from power diagram इलेक्ट्रिक करंट T/4 के लिए इलेक्ट्रिक करंट and voltage are positive, voltage and current are positive, hence in this duration capacitor will absorb the energy, कैपेसिटर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी एंड इट गेट चार्ज। क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा इस ड्यूरेशन में। अब इसकी बात करेंगे T/4 से T/2 टाइम के लिए। तो यहां पर देखो T/4 पर देखो करंट की वैल्यू तो नेगेटिव हो गई और वोल्टेज की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। द प्रोडक्ट ऑफ बोथ विल बी नेगेटिव। जब नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा है तब कैपेसिटर क्या करेगा, जो सोर्स है उसको एनर्जी रिटर्न करने लग जाएगा। इट मींस इन दिस केस कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी रिटर्न करेगा किसको, सोर्स के लिए, और इट विल गेट डिस्चार्ज। इन दिस ड्यूरेशन कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज। कैपेसिटर का डिस्चार्ज हो रहा होगा इस ड्यूरेशन में। कहां से कहां के लिए, 0 to टाइम T/4। मैं नोट कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to T/4
Ty4 to Ty2 during the time interval Ty4 to Ty2 electric current is negative and alternating voltage is positive. So the product of both current and voltage will be negative. क्या होगा? Product of both current and voltage will be negative. Hence, in this यहां लिखा हूं टाइम इंटरवल कैपेसिटर will supply energy to the capacitor. In this time interval capacitor will supply energy to the capacitor. किसको सप्लाई कर रहा होगा एनर्जी? कैपेसिटर को. So capacitor will discharge. कैपेसिटर क्या होगा इसमें? डिस्चार्ज हो रहा होगा. फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ द करंट की. देखो ये जो यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसी थी? नेगेटिव. और यहाँ पे कैसी थी? ये वोल्टेज कैसी थी? पॉजिटिव. अब इस ड्यूरेशन में देखो दोनों ही नेगेटिव हैं. तो नेगेटिव मीन्स करंट भी नेगेटिव है, ऑल्टरनेटिव वोल्टेज भी नेगेटिव है. तो कैपेसिटर जो प्रोडक्ट है वो तो पॉजिटिव हो गया. प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया. इट मीन्स जो कैपेसिटर है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा. एनर्जी एब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन ये करंट की वैल्यू नेगेटिव है. यहाँ करंट की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ. या आप इसका लिख देना यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव वोल्टेज इज नेगेटिव और रिवर्स टू द प्रीवियस रिजल्ट. सो द कैपेसिटर विल बी चार्ज विद द अपोजिट पोलैरिटी. अपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज होगा. इस ड्यूरेशन क्या कर रहा होगा? कैपेसिटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. किससे? सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो चार्ज होगा डेफिनेटली, बट अपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाएगा. तो इस तरीके से अब ये जो डायग्राम है वो थर्ड के लिए वो क्या बन जाएगा? जो आपकी पॉजिटिव प्लेट थी वो तो नेगेटिव बन जाएगी और जो नेगेटिव थी पहले वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी. इस तरीके से ये कैपेसिटर बनेगा. क्लियर? तो ये चारों केसेस आप नोट कर लेंगे अपनी बुक से. अब हम डिस्कस करेंगे. हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? देखो पहले मैंने प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए कॉइल का मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन आपको क्लियर कराया कि कॉइल मैग्नेटाइज कैसे होती है और डीमैग्नेटाइज कब हो रही है. यही पावर डायग्राम वहां प्लॉट किया था जो अभी मैंने यहाँ प्लॉट किया हुआ है. तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन क्लियर किया था. फिर हमने प्योरली कैपेसिटर सर्किट को डिस्कस किया और उसमें हमने दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो ऑब्टेन किया अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए. फिर उसका फेजर डायग्राम प्लॉट किया. तब हमने कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस यहाँ प्लॉट किया है. ये पावर डायग्राम है. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. पावर डायग्राम की हेल्प से यहाँ पहले तो लिख देंगे आज पावर डायग्राम ऑफ द कैपेसिटर इज शोन इन द फिगर. तो इस टाइम इंटरवल के लिए सबके लिए दो डायग्राम बनाते हुए और उनको एक्सप्लेन कर देंगे चारों केसेस को. तो वो क्लेरिफाई कर देगा कि कैपेसिटर किस ड्यूरेशन में चार्ज हो रहा है, किस में डिस्चार्ज हो रहा है, किस में पॉइंट पोलैरिटी के साथ चार्ज होता है. अब हम डिस्कस करेंगे इनके कॉम्बिनेशनल सर्किट को. किसके कॉम्बिनेशनल सर्किट को? आरसी आरएल. ये कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम कंबाइंड फॉर्म पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट. तीनों का कॉम्बिनेशनल सर्किट को स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो अब डिस्कस करेंगे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को, जिसमें अभी तो प्योरली सर्किट का कंसीडर किए थे हमने. प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, इंडक्टिव सर्किट. अब कॉम्बिनेशनल पहले आरएल फिर आरसी सर्किट. यही है. एलसी सर्किट आपसे नहीं है सिलेबस में, तो ये कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आरएल का और आरसी का.
RL सर्किट। RL सर्किट, RL सर्किट का मीन्स है अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। तो यहां अपने डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। At this one resistance and inductor, it is the source of alternating EMF E equal to E0 sin of omega t। रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर, यहाँ इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी, VOR से लिख दिया, और यहाँ इसके अक्रॉस पीक वैल्यू क्या होगी, VOL। क्लियर। कोई करंट किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे I फ्लो हो रहा हो, ठीक है, तो I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t से। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखो करंट की इक्वेशन अगर आप यहाँ नोट कर देते हो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, यहाँ ये तो वोल्टेज है, ये करंट, और फिर इस वोल्टेज में आपको यहाँ फेज देखना पड़ेगा कि वोल्टेज इन फेज होता है, यानी इसके लिए जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये होगा VRT इक्वल टू, एक बार देखो जरा, यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, VRT इक्वल टू V0 VOR साइन ऑफ ओमेगा टी। क्यों, करंट और वोल्टेज दोनों क्या रहेंगे, सेम फेज। देखो करंट की इक्वेशन यहाँ क्या लिख सकते हो आप, I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर। अब इंडक्टर का और इसका केस देखो, यहाँ पे करंट का, तो इंडक्टर केस में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, तो वोल्टेज लीड करेगा किससे, π/2 एंगल से। करंट की इक्वेशन ये है, तो वोल्टेज की क्या होगी, VLT इक्वल टू VOL साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इनकी ये होगी, ये मैंने क्या लिखी है, इसकी पीक वैल्यूज को नोट किया है, ये VOR ये है, यहाँ रेजिस्टेंस के एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज है, और ये VOL है। अब आप एक चीज ये कह सकते हो कि ये जो वोल्टेज है वो इनके सम इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ऐसे थोड़ा जोड़ दोगे आप, ऐसे लिख दो E इक्वल टू VOR सॉरी E0 इक्वल टू VOR प्लस VOL, ऐसे थोड़ा लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फेज चेंज है, इनमें कुछ फेज डिफरेंस है, तो आपको ये फेज के साथ, क्योंकि यहाँ ये फेज है इनके सबके, तो फेज के साथ इनको ऐड करना पड़ेगा, इनका फेजर डायग्राम प्लॉट करना होगा, और फेजर डायग्राम से ही हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले से तो ये दिमाग में डालो, अभी आपने ये प्योरली रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट पढ़े थे, वहां आपने VOR निकाला था, VOL निकाला था, मींस आपने करंट की इक्वेशंस निकाली थी और वोल्टेज इक्वेशन निकाली थी, फेज डिफरेंस निकाला था, ये चीज आपको पता लगी थी। अब कॉम्बिनेशन सर्किट आ गया, तो वहां इंडिविजुअल सर्किट से ये तो पता लग गया था ना आपको कि करंट और वोल्टेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या इन फेज होते हैं या 90 डिग्री से चेंज होता है, कुछ लीड करते हैं, लैग करते हैं, नहीं करते। तो ये इक्वेशन मैंने इससे लिख दी वहां से। ऐसे इंडक्टर के लिए मैंने देखा कि इंडक्टर के केस में ये करंट की इक्वेशन अगर आप ले रहे हो, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो मैंने वोल्टेज को लीड करा दिया π/2 एंगल से। इस तरीके से मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है। अब मैं इनका सॉल्यूशन करता हूं, देखो कैसे करेंगे आप। पहले तो यहाँ थ्योरी लिखते हैं, as shown in the figure, as shown in figure, resistor R and capacitor C are connected in series and alternating voltage equal to E0 sin of omega t is applied at the combination of is applied on RL सर्किट। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो इसको, ठीक है।
अब एक एक चीज करके यहां से लिखेंगे, एज वी नो इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर रिमेन्स इन द सेम फेज। ठीक है, या पहले ऐसे लिख दो, लेट्स द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट इज आई, हेंस वी नो, ये इक्वेशन से लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर। यहां से हटा रहा हूं, देखो ये तो समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिक ये डायग्राम प्लॉट किया है। अब हम नोट करेंगे, लेट्स एट एनी इंस्टेंट current flowing in the circuit is, let any instant current flowing in the circuit is I। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है, IT फ्लो हो रही है। As we know the phase difference in a purely resistive circuit, phase difference between the current and voltage for a purely resistive circuit is 0। ठीक है, as we know the phase difference between current and voltage in purely resistive circuit is 0। voltage across the ends of resistor, resistance R is VRT कैन रिटन, और दूसरी इक्वेशन हम इसके लिए लिख देंगे इंडक्टर। तो ये वोल्टेज लिख दी VRT अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर। Similarly, we can write the equation of voltage across the ends of inductor। नोट कर सकते हैं, तो क्या होगा, आपको पता है कि इंडक्टर केस में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से। सो सिमिलरली वोल्टेज across the ends of capacitor can be written as, साथ साथ नोट करते जाना, अभी इरेज करेंगे, फेजर डायग्राम बनाना, उसी से इसका सॉल्यूशन होगा। VLT इक्वल टू VOL साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या आपको? सॉरी, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी हमारे पास, ये वोल्टेज अप्लाई किया था। ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर डालते हो वैसे अकॉर्डिंग नंबर डालते हैं इस केस में। अब ये हमें यहाँ वोल्टेज है, तो हम रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। ठीक है, फेजर डायग्राम, तो वेक्टर डायग्राम प्लॉट कर लो इनका, रिजल्टेंट वोल्टेज डायग्राम फॉर ए आरएल सर्किट। तो वेक्टर डायग्राम प्लॉट कर ले इनका, यहाँ वेक्टर डायग्राम प्लॉट कर लो। तो देखो VOR तो कहां दिखाना है आपको, VOR से VOL किस एंगल पर है, पाई बाई 2 एंगल ज्यादा है। देखो ये तो एंगल कितना है, ओमेगा टी, और ये एंगल कितना है, पाई बाई 2। तो अब देखो जरा एक बार, सपोज दिस इज द टाइम एक्सिस, और ये हमने इस तरीके से प्लॉट किया हुआ, ये 0 ही होगा। ठीक है, अब पहले मैं ये VOR प्लॉट कर रहा हूं, क्या प्लॉट कर रहा हूं, VOR, और VOR कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ओमेगा टी। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया इस तरीके से, और ये एंगल बनाते कितना, ओमेगा टी, और इससे कितना एंगल ज्यादा है उसका, इसका एंगल ज्यादा है कितना, पाई बाई 2। इस तरीके से, तो ये एंगल क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया।
या आप ऐसा कर सकते थे कि ये जो VOL है इसको यहां प्लॉट कर दो, ऐसे प्लॉट कर दो, और इसको यहां प्लॉट कर दो, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये जो बता रहा है यहाँ, ये तो बता रहा है किसको, VOR, ठीक है, और ये बता रहा है किसको, VOL, मैक्सिमम वैल्यू इसको। अब इनका रिजल्टेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे आप, इनका रिजल्टेंट हमें पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से, और ये तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहां इसका ये रिजल्टेंट जाएगा, ये होगा रिजल्टेंट V, या आप E लिखना चाहो तो E यहां से लिख सकते हो, E0 लिखना चाहे तो ये E होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट होगा वोल्टेज E0। और E0 क्या होगा, इनका दोनों का वेक्टर सम के इक्वल होगा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो ये इससे निकल के आ जाएगा E0 इक्वल टू रूट ऑफ VOL प्लस VOR का स्क्वायर, के दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो E0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से E0 की वैल्यू होगी रूट ऑफ VOL प्लस VOR का स्क्वायर। अब सेपरेटली अगर हम प्लॉट करते हैं इनको, तो सेपरेटली ऐसे प्लॉट कर सकते थे, इस तरीके से दिखा सकते हैं, करंट और वोल्टेज दोनों, जैसे करंट यहाँ दिखाया आपने, ठीक है, तो करंट भी यहाँ पे हो गया I, ये VOR हो गया, और ये हो गया I0, इसके लिए सेपरेट। और इसके लिए दिखाते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए ऐसे दिखाते हैं, ये होता VOL और ये हो जाता हमारे यहाँ I0। फेजर डायग्राम इन दोनों के लिए यहाँ बना लेना है इनके साथ साथ। तो ये फेजर डायग्राम इसके लिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, और ये इसके लिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं प्लॉट करना चाहते तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लॉट कर लो, तो और आपको इजी हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ इन दोनों का दिख रहा है आपको, इनसे बना देंगे आप कंप्लीट। हम देखो किससे, ये ना यहाँ पे VOR आ जाएगा, ये VOR हो गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे VOL हो जाएगा। तो इनका वेक्टर डायग्राम प्लॉट कर रहे हो आप, तो वही पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा इनका सम को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये होगा यहाँ पे VORL, यानी नेट पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर एंड इंडक्टर, VORL, ये होगा। यहाँ से इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो। ये एंगल मान लो यहाँ पे फेज एंगल है, ये 5 एंगल है। तो यहां से वेक्टर डायग्राम है, ये क्या डायग्राम है, ये वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। तो किस तरीके से नोट करेंगे, पहले ये थ्योरी नोट करके लाएंगे, ये इक्वेशंस बनाएंगे, वो डायग्राम बनाते जाएंगे। तो कॉम्बिनेशनल वेक्टर डायग्राम ऑफ RL सर्किट, RL सर्किट का क्या है, ये वेक्टर डायग्राम है। इससे हम नेट वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या ऑब्टेन करेंगे, नेट वोल्टेज। देखो ये डायग्राम प्लॉट हो गया, इसके बाद इसे हटा रहा हूं सारा मैं यहां, अब यहां से फ्रॉम द वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, from vector diagram VORL will be root of VOR square plus VOL whole square। now value of VOR क्या होगा, I0 into R, क्लियर, मैक्सिमम वैल्यूज है ये। एंड VOL क्या होगा, I0 into XL होगा, क्लियर। ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो VORL इक्वल टू आ गया रूट ऑफ I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर XL स्क्वायर, I0 बाहर ले आओ, VORL इक्वल टू यहां से आ गया I0 रूट बाहर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यहां से I0 को डिनोमिनेटर में ले आओ, सो VORL ओवर I0 इक्वल टू क्या मिल गया, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब देखो
ये V0 ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की और ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या बता रही है, ये रेजिस्टेंस बता रही है, इसको रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द RL सर्किट। तो दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को बता रही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस कितना ऑब्टेन हो रहा है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, एंड इट इज नोन एज द इम्पीडेंस। क्या कहते हैं इसको, इम्पीडेंस है तो रेजिस्टेंस, लेकिन जब कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। Here VORL over I0 is the resistance offered by RL circuit, and it is known as the impedance। क्या कहते हैं इसको, impedance। And it is known as the impedance। क्या कहेंगे इसको हम, impedance कहेंगे। And it is denoted by Z, Z equal to this one, root of R square plus XL square, ठीक है। अब हम इसका इम्पीडेंस डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, और उससे हम पावर फैक्टर निकालेंगे वहां से कि पावर फैक्टर क्या आ रहा है निकल के। Z मिल गया आपको, ये क्या है, इम्पीडेंस। नाउ देखो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो अब यहां से फेजर डायग्राम प्लॉट कर लेंगे। फेजर डायग्राम से पहले हम इम्पीडेंस का डायग्राम प्लॉट करेंगे। वो क्या है, चाहो तो आप यहां भी प्लॉट कर सकते थे इसके साथ, जो ये बनाया था ना इसके साथ ही यहाँ पे इस तरीके से। ये तो हो जाएगा यहाँ पे XL और ये हो गया R, तो ये हो गया यहां से Z। ये Z है यहाँ और ये है क्या, R, ठीक है, इस तरीके से। और ये एंगल क्या है यहाँ पे, फाई एंगल है, ठीक है। नाउ फेज एंगल, फेज एंगल फाई फ्रॉम द वेक्टर डायग्राम इसी से tan phi इक्वल टू यू कैन नोट एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस कितना ये, तो ये और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, VOL, और ये तो VR है, तो VOL ओवर VOR। और इन दोनों को कैसे लिखा जा सकता है, tan phi इक्वल टू VOL क्या होगा, I0 इंटू XL, और ये क्या होगा, I0 इंटू R। I0 से I0 कैंसिल हुआ, तो tan phi इक्वल टू XL बाई R, एंड phi इक्वल टू tan इनवर्स XL बाई R। पाई इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स XL डिवाइड बाई R। यहां से निकल के आया पाई, tan इनवर्स XL ओवर R। क्लियर, पाई इक्वल टू tan इनवर्स XL बाई R। तो ये अब हमें फेज तो मिल गया, पाई ये आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस केस में करंट लीड करेगा या लैग करेगा, ये आप क्लियरफाई नहीं हुआ यहाँ से। वोल्टेज का ये तो था कि वहां पे जब प्योरली रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट थे तो ये क्लियर था कि वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, लेकिन यहां ये क्लियरिफाई नहीं हुआ कि करंट लीड करेगा या लैग करेगा या वोल्टेज लीड करेगी लैग करेगी कॉम्बिनेशनल सर्किट के केस। तो फेज एंगल ये निकल के आ गया यहाँ पे। अब हम यहां से फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाते हैं, यहां देखो अब फेजर डायग्राम बनाओगे यहाँ पे, तो एक तो VOL और एक VOR दोनों आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। कौन कौन, VOR एंड VOL। क्लियर, तो दोनों के बीच में फेज एंगल कितना था, π/2, अभी तो इक्वेशंस लिखी थी। और VOR हमारा ओमेगा T एंगल फॉर्म कर रहा था। तो इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे VOR, और इसका ये एंगल यहाँ है कितना, ओमेगा T। और इसी के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए कौन होगा, ये होगा VOL। क्लियर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा ये।
π/2। अब यहां से हम पैरेललोग्राम प्लॉट कर लेंगे। चलो इसी से बना देते हैं। और ये बन गया पैरेललोग्राम आपका। क्लियर? तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां आएगा इन दोनों का? सॉरी थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा करते हैं। ये और ये क्या होगा? ये होगा VORL, नेट वोल्टेज हो गई अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड L। ये क्या है? फेजर डायग्राम। ये टाइम एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, ये दोनों वोल्टेज के लिए है, यहाँ पे ये वोल्टेज रिप्रेजेंट की है, ठीक है, फेजर डायग्राम। तो ये हुआ इसका फेजर डायग्राम। अच्छे समझ लीजिए आप, पहले रेजिस्टेंस जो भी ओमेगा टी एंगल फॉर्म कर रहा था वो बना दिया, VOR बना रहा था ओमेगा टी, VOL उसके साथ 90 डिग्री से अहेड था तो उसको अहेड कर दिया 90 डिग्री से, तो रिजल्टेंट तो इन दोनों के बीच से जाएगा, तो ये हो गया VORL। तो इस तरीके से हम फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। हमसे क्या क्या चीज पूछी जाएगी? हमसे RL सर्किट एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, एक्सप्लेन द RL सर्किट कंप्लीटली। तो RL सर्किट को पहले डायग्राम प्लॉट करो, उसके बाद थ्योरी लिखो। एज शोन इन द फिगर, resistance and inductor are connected in series and the alternating voltage equal to E0 sin omega t is applied at the combination of RL. As we know, let's the current is flowing I at an instant in the circuit. So as we know, the voltage and current remains in same phase in the purely resistor circuit. So voltage across the end of the resistor can be written as VRT equal to VOR sin of omega t. एंड एज वी नो, इंडक्टर के लिए 90 डिग्री से अहेड होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो उसके लिए इक्वेशन लिख देंगे, उसके साथ ही साथ उसका फेजर भी प्लॉट कर देंगे। नाउ वेक्टर डायग्राम ऑफ वोल्टेज वेक्टर डायग्राम ऑफ आरएल सर्किट। तो वेक्टर डायग्राम प्लॉट कर लेंगे उसके लिए, वोल्टेज के लिए। तो वेक्टर डायग्राम ये वाला जो प्लॉट किया है, इसी से आप यहाँ पे इंपीडेंस डायग्राम भी प्लॉट करेंगे। ये जहां Z बता रहा है, ये XL। अब इसी से हम यहाँ से रिजल्टेंट वोल्टेज according to the Pythagoras theorem, resultant voltage can be written as VORL, वो वाली वहां से लिखी है, VORL equal to root of UL plus VOR का स्क्वायर, VOR स्क्वायर प्लस VOL स्क्वायर लिख दिया। VOR की मैक्सिमम वैल्यू ये है और VOL मैक्सिमम वैल्यू ये है, इनको सब्स्टिट्यूट किया तो यहां से हमें ये टर्म मिली जो कि रेजिस्टेंस को बता रही है, वोल्टेज ओवर करंट। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस ऑफर बाय आरएल सर्किट है ये, जिसकी वैल्यू आई जेड, इसको इंपीडेंस कहते हैं, ये R और ये XL है। नाउ फेज एंगल बिटवीन VOR एंड VOL क्या है, उसकी बात की यहाँ पे, सॉरी फेज एंगल ये वाला है, रिजल्टेंट वोल्टेज इसके साथ कितना फेज एंगल फॉर्म कर रहा है VOR के साथ। सो tan phi इक्वल टू VOL ओवर VOR, ये हमने फेज एंगल ऑब्टेन किया, रिजल्टेंट वोल्टेज का है ये फेज एंगल। इससे एक चीज और पूछी जाती है कभी कभी, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर नोट कर लें, ये डायग्राम बनाने से पहले यहां तक तो आ जाएंगे ना, पावर फैक्टर ये लास्ट में बनाना है, पावर फैक्टर इससे पहले कर लेंगे आप। पावर फैक्टर होता है cos phi इक्वल टू R ओवर Z। क्या होता है? R ओवर Z। तो R ओवर Z, Z यहाँ पे ये रहा, रेजिस्टेंस यहाँ है और Z ये रहा, तो यहां से cos phi क्या हो जाएगा, R अपॉन Z। Z क्या आएगा? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL। ये आ गया पावर फैक्टर इसका। अब ध्यान दें, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, प्योरली जो रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, उसके लिए अगर पावर फैक्टर की बात की जाती है प्योरली के लिए, तो वहां फेज एंगल बनना था 90 डिग्री का, करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का था, तो उसमें इंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं। और जो रेजिस्टेंस की बात करोगे तो उसमें तो फेज एंगल है ही नहीं, जीरो है, वहां फेज एंगल जीरो है, तो वोल्टेज ड्रॉप खत्म हो जाएगा, पावर ड्रॉप खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? पावर ड्रॉप खत्म हो जाएगा। ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि पावर फैक्टर का खेल यहाँ पे क्या है। पावर फैक्टर बेसिकली आप जानो ये होता है cos phi इक्वल टू R बाई Z। ठीक है, Z यहाँ पे इम्पीडेंस है, तो R तो ये रेजिस्टेंस रह गया, Z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो cos phi ये निकल के आ गया यहाँ से। और पावर फैक्टर बताता है कि कितना पावर कंजम्पशन होगा सर्किट के अंदर। ठीक है, अगर पावर हमें पावर कंजम्पशन डिक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं,
वहां एक इंडक्टर यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। फेज एंगल 90 डिग्री हुआ तो cos फाइव 90 हो गया, cos फाइव 90। तो पावर जो होती है V इंटू आई लिखा जाएगा। VI cos फाइव होता है रियल पावर, तो VI cos फाइव, तो V इंटू आई इंटू cos फाइव, फाइव देखा जाएगा और फाइव कितना है 90 है, तो वो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा उस समय, जीरो। तो हम इस तरीके से पावर देखते हैं किस तरीके से पावर इंक्रीज या डिक्रीज होती है। केवल अभी आप इतना नोट कर लो, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस टू द इंपीडेंस, hence the cos phi equal to r over z and cos phi equal to r divided by this one, r square and this one। अगर आप रफली समझना चाहते हो कि पावर फैक्टर का यहाँ मीनिंग क्या है, यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है, आपके सिलेबस से पावर हटा दी गई है, पावर को हटा दिया है कंप्लीट टॉपिक को, तो इस वजह से मैंने बताया नहीं आपको। पावर बेसिकली आप लिखेंगे ना रियल पावर, तो P इक्वल होता है V इंटू आई, VI cos फाइव। अब cos फाइव अगर 90 डिग्री है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो है। एंड रेजिस्टेंस के केस में तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है, और इंडक्टर कैपेसिटर के केस में देखा जाएगा तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, जीरो। वहां एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है, केवल क्या करती रहती है, एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है। तो पावर कंजम्पशन अगर आपको कम करना है, सेव करना है पावर कंजम्पशन, तो आप इंडक्टर का यूज कर लो या कैपेसिटर का यूज कर लो, जिससे कि करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, तो हमें पावर सेव हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने एक कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट का पहले कॉइल का मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन स्टडी किया, फिर हमने कैपेसिटिव सर्किट को डिस्कस किया, उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग डिस्कस किया। देन वी हैव स्टडी अबाउट द आरएल सर्किट, तब आरएल सर्किट को हमने यहाँ डिस्कस किया है। आरएल सर्किट में भी हमने उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वेक्टर डायग्राम प्लॉट किया, उससे फिर फेजर डायग्राम प्लॉट किया, और इंपीडेंस डायग्राम भी आपको बताएंगे इंपीडेंस डायग्राम क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने आज यहाँ डिस्कस की है आरएल सर्किट में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरसी सर्किट को, और मे बी पॉसिबल हुआ तो आरएलसी सर्किट का कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आरएलसी सर्किट। इसी से बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है आरएलसी सर्किट से। आपको तैयारी ये भी करना, मैंने एक ही सर्किट आपसे एक्सप्लेन किया है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, और एक आज ये कॉम्बिनेशन आरएल सर्किट प्लॉट किया, जिसमें आपका एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, इंपीडेंस वाला केवल Z निकल के आया और एक फाई निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने पावर फैक्टर नोट किया, पावर फैक्टर नोट कर लिया, फेज, और उसके बाद फेजर डायग्राम प्लॉट कर लिया, किसका, इन दोनों के बीच में कितने एंगल से लीड लेग कर रहे हैं वो सब देखा रिप्रेजेंट करने के लिए फेजर डायग्राम में। वैसे तो यहाँ भी बता रहा था, ये देखो ये रहा यहाँ पे, तो वही चीज हमने यहाँ पे प्लॉट की हुई। ये तो वेक्टर डायग्राम है दोनों का, वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम, और ये क्या है, फेजर रिप्रेजेंटेशन है, फेजर डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।